नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 और मैं हूं आशुतोष कुमार। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के इस सत्र में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले सत्र में हम लोग राष्ट्रपति जी की स्वाभिवेकी शक्तियों पे चर्चा किए थे। आज हम लोग राष्ट्रपति जी के निर्वाचन की चर्चा करेंगे। फिर इसके साथ साथ देखेंगे कि चुनाव प्रणालियां कितनी प्रकार की होती है, भारत में कौन कौन से चुनाव प्रणाली अपनाए गए हैं और वह किसके किसके लिए अपनाए गए हैं, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी निर्वाचन की नीति है, यानी जो राष्ट्रपति जी होंगे वह निर्वाचित होंगे, यानी जो राज्य का प्रमुख होगा, जो देश का प्रमुख होगा वह निर्वाचित होगा। तो भारत राज्य का या भारत देश का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी निर्वाचित होते हैं। एक शब्द आप लोगों के मन में और थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न करता हो गया या थोड़ी सी चिंता उत्पन्न करता होगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि जो गणराज्य है इसका अर्थ क्या होता है। तो गणराज्य का सिंपल से भाषा में एक ही अर्थ होता है कि राज्य का प्रधान होगा वह निर्वाचित होगा, यानी जो देश का प्रमुख व्यक्ति होगा उनका निर्वाचन होगा। भारत का जो राष्ट्रपति जी का निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष तौर पे होता है, प्रत्यक्ष तौर पे नहीं होता है, यानी जनता के द्वारा ना होकर जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है। आप लोग के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, इसे प्रत्यक्ष क्यों नहीं कर दिया गया। तो सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें राज्य का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और नाम मात्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। तो अगर नाम मात्र के प्रमुख का चुनाव भी अगर जनता के द्वारा कराई जाती तो यह काफी खर्चीला होता और जिससे देश के बजट पे एक अतिरिक्त दबाव पड़ता। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इसको अप्रत्यक्ष तौर पे करते हैं। दूसरी बात है कि भारत गणराज्य के राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में उल्लेख अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम के द्वारा होता है, यानी इसमें उल्लेख मिलता है। अब राष्ट्रपति जी के निर्वाचन की जो नीति है इस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि जो भारत के राष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है यह अप्रत्यक्ष तौर पे होता है, यानी यह जनता के द्वारा ना होकर जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति चुनाव जो होता है वह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा संपन्न कराया जाता है, यानी निर्वाचक मंडल के द्वारा। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि निर्वाचक मंडल किसे कहते हैं। तो निर्वाचक मंडल का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में चुनाव में शामिल होंगे, राष्ट्रपति जी को चुनेंगे, उनमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे या कौन कौन से पद वाले लोग शामिल होंगे, इन सभी चीजों को देखते हुए एक मंडल बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का कार्य होता है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करे। तो निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन है ये भी चीज आप लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है निर्वाचक मंडल में निर्वाचित एमपी शामिल है। अब आप लोग पूछिएगा मनोनीत एमपी को क्यों नहीं शामिल किया गया। तो मनोनीत एमपी को यानी मनोनीत सांसद को इसलिए नहीं इसमें शामिल किया गया क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही कुछ सदस्यों का संसद में मनोनयन होता है, तो वह राष्ट्रपति के प्रति थोड़ी सी झुके होते हैं। और भारत में राष्ट्रपति जी को दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो अगर राष्ट्रपति जी उनको मनोनयन करके संसद के दरवाजा दिखाए कि आप जाइए संसद में बैठिए और देश की नीति अपनाइए, और जब वही राष्ट्रपति जी दूसरी बार राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो जो यह सदस्य होंगे वह किनका सहयोग करेंगे? राष्ट्रपति जी का। तो संविधान निर्माताओं के समक्ष दो प्रश्न था कि या तो राष्ट्रपति जी को दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार न दिया जाए या जो मनोनीत सदस्य हैं इनको निर्वाचक मंडल से हटा दिया जाए, यानी इनको निर्वाचक मंडल में जगह न दी जाए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरी चीज को अपनाया
कि जो मनोनीत सदस्य हैं उनको निर्वाचक मंडल में जगह नहीं दी गई। अब सांसद हम बोले तो इसमें लोकसभा के भी एमपी शामिल हैं और राज्यसभा के भी एमपी शामिल है, लेकिन वही एमपी शामिल है जिनका चुनाव हुआ है, मनोनयन नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि एमएलए, जितने भी विधायक हैं चुनाव के द्वारा जिनका निर्वाचन हुआ है वो सभी एमएलए इसमें शामिल हैं। फिर कुछ केंद्र शासित प्रदेश के भी एमएलए शामिल हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के एमएलए शामिल हैं। इनको 2019 में शामिल किया गया क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी लोग का क्या है, निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो आइए अब इनके थोड़ा सा फैक्ट को आप लोग देख लीजिए। फैक्ट क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद 1992 में क्या किया गया, दिल्ली विधानसभा के और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को इसमें जगह दी गई और 2019 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों को यानी निर्वाचित सदस्यों को इसमें जगह दी गई। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार जो राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं यानी विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको क्यों नहीं शामिल किया गया, उनको क्यों नहीं जगह दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में राज्यों को सीमित विधायी प्रक्रिया ही दिया गया है, यानी सीमित विधायी शक्ति ही दी गई है। और सीमित विधायी शक्ति देने के कारण एक सीमित यानी सरल विधायी प्रक्रिया अपनाई गई है। तो सरल विधायी प्रक्रिया के अपनाने के कारण अधिकांश राज्यों में केवल निचला सदन होता है, यानी केवल विधानसभा होता है। कुछ राज्यों में ऐतिहासिक कारणों से, यानी जहां पे स्वतंत्रता से पहले से ही विधान परिषद था, यानी एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस था, वहां पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों को जारी रखा गया। तो अगर विधान परिषद के सदस्यों को भी जगह दे दी जाती निर्वाचक मंडल में तो और सभी राज्य क्या करते, विधान परिषद की गठन की मांग करते, जिससे उनके बजट पे अतिरिक्त प्रभाव पड़ता। आपको पता ही है कि एक बार अगर कोई विधायक बन गया, भले ही वो एक दिन के लिए ही बने, तो उसका पेंशन, भत्ता, रहने का खर्चा, यानी बहुत सारी खर्चाएं होती है, जिससे क्या होता है, राज्य के बजट पे एक अतिरिक्त प्रभाव पड़ता। तो इसलिए कहा क्या किया गया कि विधान परिषद के सदस्यों को भी बाहर कर दिया गया, क्योंकि यह सभी जगह सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं थे। तो आइए इस फैक्ट को भी देख लीजिए। तो क्या है कि संसद के मनोनीत सदस्यों में विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। मैं बता ही चुका हूं मैं आपको कि चूंकि यह मनोनीत सदस्य होते हैं तो जनता के मतों का सही रूप से स्पष्ट रूप से जनता के विचारों को स्पष्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको भी बाहर कर दिया गया। तो ये चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो मनोनीत सदस्य ये चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखिए, भारत के राज्य व्यवस्था में राज्यों को सीमित विधायी शक्ति दी गई है। इसी कारण से एक सरल विधायी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय विधायी प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिसके तहत निर्वाचक मंडल के माध्यम से राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। तो विधानसभा है। अब ऐतिहासिक कारणों से कुछ राज्यों में विधान परिषद भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों में तो इनको जगह नहीं दी गई। अब आइए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, यानी मत पत्री के द्वारा होता है। नियमित अंतराल पे एक लोकतंत्र की जीवंतता बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पे चुनाव का होना जरूरी होता है और अनिवार्य माना जाता है। तो इसलिए एक नियमित अंतराल पे चुनाव कराने के लिए भारत में भी एक सिस्टम गठित किया गया है। तो देखिए, इलेक्शन जो होते हैं भारत में वह दो प्रकार के इलेक्शन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और एक होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है उसका मतलब होता है कि
किसी भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति चुनाव में जीतना है, यानी इस अगर पद्धति से जीतना है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जीतना है, तो उसको कुल मत का 50% से अधिक मत हासिल करना होता है। जबकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जिसको अधिक मत हासिल होता है वह चुनाव जीत जाता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि एक चुनाव में ए, बी, सी और डी 4 व्यक्ति खड़ा हुए हैं। ए को टोटल वोटों की संख्या कितनी है? 100 है, यानी 100 वोट टोटल पड़े हुए हैं। एक को मान लीजिए कि 40 वोट मिला, दूसरे को 39 मिला, इसको 11 मत मिले, ठीक है, और इनको 10 मिला। तो इसमें क्या होगा, जो 40 मत जिनको मिला है उनको विजयी घोषित कर दिया जाएगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। जबकि यह जनता के 50% लोगों का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, मात्र 40% लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन एक लोकतंत्र की जीवंतता बनाए रखने के लिए अधिक लोगों के चुने जाने से, मतलब अधिक लोगों के द्वारा चुने जाने से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि साधारण जनता के संबंध में ये समझ आना चाहिए कि चुनाव प्रणाली समझ में आनी चाहिए। और भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ही अपनाने के कारण आज तक चुनाव प्रणाली में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। तो यह हुआ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसमें जिनको अधिक मत मिलता है उनको विजयी बना दिया जाता है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनको कुल मत का 50% से अधिक मत हासिल करना ही होता है। तो ये चीज देख लेते हैं। अब देखिए इस प्रणाली में कौन कौन से लोग शामिल हैं, यानी कौन कौन सा चुनाव होता है। तो सरल बहुमत प्रणाली के द्वारा लोकसभा का चुनाव होता है, राज्य विधानसभा का चुनाव होता है और पंचायत चुनाव होता है। यानी जो भी डायरेक्ट इलेक्शन है इनको क्या किया गया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा अपनाया गया है, यानी सरल बहुमत प्रणाली के द्वारा अपनाया गया है। वहीं जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उनको अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा अपनाया गया है। राज्यसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव जो ये होते हैं यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होते हैं। तो आइए इस संदर्भ में कुछ और फैक्ट को आप लोग देख लीजिए। सरल बहुमत प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त होगा उसे चुनाव में विजयी या सफल घोषित किया जाएगा तथा उस उम्मीदवार को सफलता में मत प्रतिशत की भूमिका नहीं होगी। ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूँ। सरल बहुमत प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होने वाला जनादेश या जनमत सूक्ष्म विवेचना के आधार पर राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित सुदृढ़ चुनाव प्रणाली के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। अब देखिए जो इसको है, अब जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है इसको राजनीतिक विज्ञान के जो विश्लेषक हैं इनके द्वारा सही नहीं माना जाता है। सही इसलिए नहीं माना जाता है या एक अच्छा नहीं माना जाता है सूक्ष्म विवेचना के आधार पे, क्योंकि यह मान लीजिए कि बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं एक पंचायत चुनाव हुआ या कोई चुनाव हुआ, वहां वोटर्स 1000 और 200-200 300-300 वोट मिला, अधिक चुनाव खड़ा प्रतिनिधि खड़ा हो गए चुनाव लड़ने के लिए। 5 प्रतिनिधि मान लीजिए खड़ा हो गए, किसी को 150 मिला, किसी को 200 मिला, किसी को 201 मिला और अधिकतम मत पाने वाला व्यक्ति 201 है। तो क्या किया जाएगा, उसको विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो 1000 लोगों में वो केवल 201 लोगों के ही तर्कों का ही तो विवेचना करता है। 800 लोगों का तो नहीं कर रहा है, 800 लोगों के विचारों को तो स्पष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वह 201 वोट उसको मिले और वह सबसे अधिकतम वोट था, इसलिए क्या हुआ, वो विजयी हो गया। तो इसको राजनीतिक विज्ञान के विचारकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है एक अच्छे रूप में, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को इसलिए अपनाया क्योंकि एक लोकतंत्र की जीवंतता के लिए चुनाव प्रणाली के बेहतर होने से अच्छा है कि जनता को चुनाव प्रणाली समझ में आनी चाहिए। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है जनता को आसानी से समझ में आती है कि जिसको ज्यादा मत प्राप्त हुआ वह विजयी हो गया।
तो ये जो है ये चीज भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ में फैक्ट को जरा देख लीजिए, मैं पढ़ के बता देता हूँ। यह चीज है कि दायरे में लोकतंत्र को सफलता एवं चुनाव को निर्धारित है, जबकि चुनाव की सफलता लोगों के चुनाव प्रणाली की आस्था पर निर्भर है और लोगों को चुनाव प्रणाली में आस्था उसके सरल स्वरूप पर आधारित है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में उम्मीदवार का निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम निर्धारित मत हासिल करने होते हैं। यानी जो अनुपातिक चुनाव है उसमें क्या होता है, न्यूनतम निर्धारित मत को हासिल करना होता है। तो आइए अब हम लोग अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व है उसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि मिनिमम कोटा ऑफ वोट को किम द्वारा होता है। अब देखिए, टोटल वोट कॉस्ट यानी कुल वोट लागत, यानी कितने वोट पड़े इस चीज को देखा जाता है। और उसके बाद रिक्ति कितनी है, वैकेंसी प्लस वन, तो रिक्ति और उसके बाद प्लस वन यानी उससे एक वोट ज्यादा चाहिए। राजनीतिक विज्ञान के विचार को हम जिससे मतलब मान लीजिए कि इस फैक्ट को बाद में देखिएगा, यहाँ पे आते हैं, हम आपको स्लाइड पे लेके चलते हैं और यहाँ पे इस चीज को आप लोगों को समझाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हुआ व्यक्ति, अब इनको जो है टोटल वोट 100 पड़े और राष्ट्रपति जी की रिक्ति कितनी होती है, 1 होती है। तो टोटल वोट कितना हो गया, कुल वोट 100 हो गया। अब ये का प्लस राष्ट्रपति कितने निर्वाचित होंगे, हम आप लोग को अनुच्छेद 53-52 में बताए थे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो 1 + 1 अब +1, तो यानी 100/2 +1 यानी कितना हो गया, 51 हो गया। यानी आधे से अधिक मत को हासिल करना पड़ता है राष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने के लिए। तो ये चीज आप समझ चुके हैं। तो ये इसके संदर्भ में जरा फैक्ट को देख लीजिए कि राजनीतिक विज्ञान के विचारकों की नजर में यह प्रणाली सुदृढ़ लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है, यानी इसको बेहतर माना ही जाता है। परंतु यह प्रणाली का अपने स्वरूप थोड़ी जटिलता के कारण है। यही कारण है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने इसका चयन अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही किया, जिसमें सीमित संख्या में मतदाता होते हैं, जिसके कारण उन्हें इस प्रणाली को शिक्षित करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये आप लोग देख चुके हैं। अब आगे बढ़िए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है। इस प्रणाली में मतदाताओं को किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान देकर मतदाताओं की वरीयता को तय करनी होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 उम्मीदवार हैं, ए बी सी और डी। तो क्या होगा कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई मतलब शामिल होता है, यानी राष्ट्रपति जी को मतदान करना होता है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि मतदाता को बोला जाएगा कि आप वरीयता तय कर दीजिए। और मान लीजिए आप मतदाता हैं, तो आप किसी एक व्यक्ति को वोट ना देकर उनकी वरीयता तय करेंगे। तो जैसे मतलब मान लीजिए कि आप बी को चुनते हैं, तो बी को आप 1 नंबर लिखेंगे, ए आपके हिसाब से 2 नंबर पे है, 2 नंबर लिखेंगे, सी 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो डी 4 नंबर पे। इस प्रकार से आप वरीयता तय कर दिए कि हमारे अनुसार से जो बी नाम के व्यक्ति हैं वह नंबर 1 वरीयता रखते हैं, ए है वो दूसरी वरीयता रखते हैं। तो ये भी एक जटिलता का इसका कारण है कि इसमें वरीयता तय करनी पड़ती है किसी एक व्यक्ति को मतदान न देकर। तो इसलिए भी संविधान निर्माताओं ने कहा कि इसका प्रक्रिया काफी जटिल है। राष्ट्रपति चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मत का 50% से अधिक मत प्राप्त करना होता है। ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। मतगणना के प्रथम चरण में केवल प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। यानी मैं बताया कि जो आप 1 नंबर का जो होगा वरीयता, उनकी प्रथम वरीयता होगी। यदि किसी उम्मीदवार को निर्धारित न्यूनतम कोटा का मत हासिल ना हो तो उसको विजयी घोषित कर दिया, कोटा का मत हासिल हो जाए तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। अन्यथा दूसरे दौर की मतगणना होती है, जिसमें पहले दौर की मतगणना में न्यूनतम मत पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर उसे प्रथम वरीयता के मतों को एक एक कर शेष उम्मीदवार को बेहतर वरीयता के आधार पर हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत तब तक अलग अलग दौर की मतगणना होती है जब तक किसी उम्मीदवार को न्यूनतम निर्धारित मतों का कोटा हासिल ना हो जाए। अब देखिए इस चीज को समझिए जरा, ये चीज मैं वहां समझाना भूल गया था, मैं आप लोगों को लास्ट स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे समझ लीजिए, एक स्लाइड ऐड करना होगा। हाँ, तो यहाँ पे समझिए, तो जो वरीयता होगा, जैसे मतलब मान लीजिए कि 100 मत टोटल है,
टोटल कितने मत है? 100 मत पड़े हुए। अब 100 मत में क्या है कि किसी व्यक्ति को जीतने के लिए 51 मत की आवश्यकता होगी। तो क्या हुआ कि चुनाव हुआ, इसमें 3 पर 4 प्रतिनिधि है, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्रथम वरीयता का मत जो है इनको 40 ही मिल पाए। जो बी व्यक्ति हैं इनको क्या मिला? 35 मिला। जो ए व्यक्ति हैं इनको 15 मिल गया। समझ रहे हैं ना आप लोग? और इनको 10 मिला। अब एक व्यक्ति को तो अधिक मत मिला है, लेकिन इनको 51 मत नहीं मिला है जो राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। तो अब क्या किया जाएगा कि चुनाव प्रक्रिया से इनको बाहर किया जाएगा, यानी डी को बाहर किया जाएगा, और जो इनकी सेकेंड चॉइस थी इनकी काउंटिंग की जाएगी कि सेकेंड चॉइस कितनी है। तो इन्होंने मान लीजिए कि इनके जो मतों पड़े हैं इनमें 7 मत फर्स्ट के संबंध में पड़ा है जो दूसरी वरीयता है, इनके संदर्भ में 2 मत पड़ा और इनके संदर्भ में 1 मत पड़ा। तो क्या हुआ? टोटल वोट इनको 47 मिल पाया है, यानी अभी भी ये 50% मतों को नहीं पाए हैं। तो इनके लिए क्या किया जाएगा? फिर अब तीसरे दौर की मतगणना शुरू होगी, और तीसरे दौर की मतगणना से सी को बाहर किया जाएगा। तो सी को कितने मत मिले हैं? 16 मत। इनको सेकेंड जो चॉइस है इनमें इनको हस्तांतरित कर दिया जाएगा ए और बी में। तो जब इनको हस्तांतरित किया गया तो मान लीजिए क्या हुआ, इनको 7 मिल गए। तो ये क्या हुआ? राष्ट्रपति पद के लिए क्वालिफाई हो गए, यानी जितना न्यूनतम मत चाहिए उतना हासिल कर लिए। तो इस प्रकार से इस प्रणाली को संपन्न किया जाता है। अब देखिए, जो भारत गणराज्य के राष्ट्रपति जी का चुनाव है वो मतों के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो इनका मत है वह राज्य की जनसंख्या के अनुसार तय होता है, यानी मत का मूल्य तय होता है कि एक व्यक्ति का मूल्य क्या होगा। अब जैसे देखिए, अब राज्य विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य अगर तय करना होता है तो क्या किया जाता है? राज्य की जनसंख्या बटा राज्य के निर्वाचित सदस्यों की जनसंख्या जो होती है, मतलब राज्य का टोटल जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं उनकी संख्या से डिवाइड करके गुना 1/1000 कर दिया जाता है। तो राज्य विधानसभा के मतों का मूल्य निकल जाता है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब वही संसद सदस्य के मत का मूल्य का निर्धारण किया जाना है तो क्या होगा? राज्य विधानसभा के मतों का कुल योगफल कर दिया जाएगा, यानी भारत के जितने राज्य विधानसभा है उनके जो मतों का मूल्य है उनको जोड़ दिया जाएगा और फिर संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो संसद सदस्यों का मतों का मूल्य तय हो जाएगा। ये चीज तय याद रखिएगा, जो ये राज्य का जनसंख्या है यह 1971 के आधार पे ही तय होता है, यानी जो जनगणना 2011 में हुई थी उस जनगणना के आधार पे जनसंख्या राज्य का तय ना होकर बल्कि 1971 से तय होता है। तो आप लोग पूछिएगा कि ये क्यों होता है? दरअसल हुआ क्या कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे तो जो केंद्र का जनसंख्या नियंत्रण नीति था उनको उन लोगों ने सही से इम्प्लीमेंट किया और अपनी जनसंख्या को कम कर लिया। उत्तर भारत के लोगों सरकार ने इसका इम्प्लीमेंट सही से नहीं किया और जनसंख्या बढ़ती गई। तो दक्षिण भारत के जो सरकारें थी वो प्रश्न उठाई कि मान लीजिए कि हमने केंद्र के नीति को सही से इम्प्लीमेंट कर लिया तो हमको इनाम मिलना चाहिए, तो ये तो हमको उल्टा में दंड मिल रहा है, हमारी तो राष्ट्रपति चुनाव में भूमिका ही समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। तो इसलिए क्या किया गया कि इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या की, 1971 में इसको कह दी कि अब जो मतलब राज्य की जनसंख्या का जो गिनती होगा वो 1971 के जनसंख्या के आधार पे होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट को जरा देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली के तहत मतों का मूल्य सिद्धांत को अपनाया गया है जो संघीय सिद्धांत को मजबूत करने का प्रयास करता है। राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होते हुए भी जहां एक और लोकतांत्रिक स्तंभों को मजबूत करता है वहीं दूसरी ओर संघीय ढांचे को सुदृढ़ करता है। तो ये चीज आप समझ रहे हैं। मतों के मूल व्यवस्था से जहां एक भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व का माप में एक रूपता के कारण नागरिक की समान भूमिका सुनिश्चित हो पाती है, वहीं लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बल मिलता है। वहीं दूसरी ओर संघ एवं समस्त राज्यों की भूमिका में संतुल्यता प्राप्त कर संघीय सिद्धांतों को भी मजबूत किया जाता है।
एक और फैक्ट है, जरा देख लीजिए। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन चुनाव आयोग में निहित है। यानी जो भारत का चुनाव आयोग है वही राष्ट्रपति जी के चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करता है। यानी जब राष्ट्रपति चुनाव की तिथि तय हो जाएगी तो उसका नियंत्रण अधीक्षण एवं निर्देशन कौन करेगा? तो भारत का चुनाव आयोग करेगा। यदि राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में अगर कोई विवाद भी उत्पन्न होता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। विवादों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं लाया जा सकता। चुनाव प्रक्रिया के समाप्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय विवादों की सुनवाई करेगा। यानी राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में कोई विवाद भी उत्पन्न होता है तो उसको चुनाव प्रक्रिया के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं लाया जा सकता। निर्वाचक मंडल में रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में विवाद नहीं हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई संसद सदस्य अपनी कार्यकाल पूरा करने से पहले जीवन का कार्यकाल पूरा कर लिया तो उनका सदस्य रिक्त हो गया, या कोई इस्तीफा दे दिया तो रिक्त हो गया, राष्ट्रपति चुनाव होना है तो इसके आधार पर नहीं टाला जा सकता है राष्ट्रपति जी के चुनाव को कि निर्वाचक मंडल की रिक्ति। फिर अब इसके संदर्भ में ये चीज समझ लिया। अब एक फैक्ट जरा देख लीजिए, थोड़ी बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो दो बार निर्वाचित हुए हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र राष्ट्रपति जो दूसरे दौर की मतगणना से राष्ट्रपति बने, जो मैं आप लोग को मतगणना की प्रक्रिया समझाया था, वो है बीबी गिरी। एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी हैं। कार्यकाल के दौरान किन किन राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई? तो याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले राष्ट्रपति जस्टिस एम हिदायतुल्ला। एक बार जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और फिर जब उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो राष्ट्रपति भवन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के हैसियत के नाते जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने प्रवेश किया और राष्ट्रपति जी का पदभार संभाला। दूसरी बार जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई तो उस समय यह भारत के उपराष्ट्रपति थे तो उसके कारण भी इन्होंने उपराष्ट्रपति के कारण राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किए और राष्ट्रपति का पद धारण किया। तो देखिए आप लोग को एक चीज समझा दूं यहाँ पे कि राष्ट्रपति चुनाव में होता है क्या कि मान लीजिए राष्ट्रपति जी छुट्टी पे चले जाएं या उनकी मृत्यु हो जाए या रिजाइन करने के द्वारा यानी इस्तीफे के कारण अगर उनका पद हासिल हो जाता है तो अगर राष्ट्रपति जी किसी कारण से राष्ट्रपति भवन में नहीं है तो उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं। और जब मान लीजिए उपराष्ट्रपति जी भी इस्तीफा दे दें या कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए या किसी और कारण से स्वास्थ्य कारण से अगर उपराष्ट्रपति जी भी इस्तीफा दे देते हैं तो जो भारत का चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो प्रवेश करेंगे। अगर सीजेआई भी किसी कारण से अनुपस्थित है, नहीं प्रवेश कर सकते हैं, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वह आपको राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करके राष्ट्रपति जी का कार्यभार संभालते हैं। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अनुसूचित जाति से बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन, ये याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हम लोग का राष्ट्रपति चुनाव वाली टॉपिक समाप्त होती है। अगले क्लास में हम लोग राष्ट्रपति जी की और शक्तियों की चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।